ठीक है, ओके। जस्ट ए मिनट, क्लास रिकॉर्ड भी होना जरूरी था ना आपको। बड़ी झंझट है इसमें यार। क्लास रिकॉर्ड होने लगी, हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका, देखो इस तरह से है ना। और जितना भी हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे, उन थ्योरी पर एक केस स्टडी होगी, ठीक है। तो उन केस स्टडी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो लास्ट में आती है केस स्टडी। तो हम थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे तो आप पहले पॉइंट डाल सकते हो, नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध, है ना, नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे सब, ह्यूमन इंटरफेस पढ़ेंगे और कुछ मानवीय मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम बताते हैं कैसे क्या पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है अभिवृत्ति पढ़ेंगे। उस अभिवृत्ति में देखो ये सब लिखा हुआ है ना, ये अभिवृत्ति के टॉपिक होंगे। फिर सिविल सेवाओं में अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब ये हो गया आपके अंदर एप्टीट्यूड है नहीं है, ठीक है। अभी ये क्या होता है एप्टीट्यूड में, अभी आपको थोड़ी देर में, अभी जब इस सिलेबस के एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करूंगा, अभी बताता हूँ, जस्ट आपको थोड़ा वेट करना होगा। कुछ यहाँ पर मूल्य के बारे में पढ़ेंगे, बुनियादी मूल्य, फाउंडेशन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडेशन वैल्यू बहुत सारी है, देखो यहाँ पे कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, निष्पक्षता, तरफदारी, गैर तरफदारी, भेदभाव पूर्ण रहित, सत्यनिष्ठा, है ना, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें यहाँ पर आता है। फिर भावनात्मक समझ आती है ना, इमोशनल इंटेलिजेंट, ये क्या होता है अभी सब बताते हैं। कुछ यहाँ पे फिलोसफी का सिलेबस है ना, दार्शनिकों का योगदान, भारत और विश्व के नैतिक एवं विचारकों का योगदान, है ना, दार्शनिकों का योगदान। फिर अगला जो सिलेबस है ये आपका है ना, लोक प्रशासन में सिविल सेवाओं के मूल्य एवं नीति शास्त्र, ठीक है। ये जितना भी है आपका सिलेबस है, इसके नीचे जो है शासन में ईमानदारी, शासन में ईमानदारी पूरा आपका गवर्नेंस का टॉपिक है ना। गवर्नेंस में बेसिकली हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैं आपको बता रहा था ना, इसमें नागरिक घोषणा पत्र है, नागरिक घोषणा पत्र, ये सिटीजन चार्टर है। नागरिक घोषणा पत्र मतलब सिटीजन चार्टर है ना। तो सूचना का अधिकार आरटीआई है ना। सूचना में आदान प्रदान एवं पारदर्शिता, ये सब मैं आपको किस में पढ़ाऊंगा, आपको गवर्नेंस में भी पढ़ाऊंगा ना। तो ये देखो भ्रष्टाचार की चुनौती, लोक नीति का उपयोग, यानी पब्लिक फंडिंग जो होती है उसका कैसे उपयोग किया जाता है, इस तरह की चीजें गवर्नेंस में है। तो ये सब गवर्नेंस से मिलता जुलता पार्ट होता है ना, ठीक है। और इन सब ये जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है, पढ़ेंगे, है ना, ऊपर वाली ये जितना है, उन पे सब पे केस स्टडी भी आती है इस गवर्नेंस के पेपर पर। केस स्टडी क्या होती है, जैसे मान लो, अब देखो अभी बताता हूँ केस स्टडी भी कैसे होती है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अभी आपको बताता हूँ। अब आप आते हैं हम अपनी मेन चीज पर, स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है। तो मेन स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। और बताओ आपको सिलेबस, कहाँ चले गए थे बच्चे, कौन गायब हो गया, आदत नहीं है, कोई बात नहीं, आदत नहीं है। देखो स्क्रीन सही आ रही है ना, छोटी तो नहीं आ रही स्क्रीन ना, छोटी आ रही है ये स्क्रीन, छोटी तो नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, ठीक है सुमन, ओके। देखो अब हमें एक एक करके इनके सिलेबस को देख लेना है कि कौन कौन से सिलेबस का पार्ट है, यहाँ पर मेन मेन चीजें यहाँ पर कौन कौन सी है ना। तो पहला जो सिलेबस का हमारा पार्ट था, उस पहले सिलेबस के पार्ट में आपको मैं सिलेबस ले लेता हूँ अपने हाथ में। इस तरह का सिलेबस आता है, ठीक है। आप लेना चाहो तो ले लेना ना। यूपीएससी का भी आता है सेम, यूपीएससी और यूपीपीएससी का सिलेबस सेम ही है ना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस पूरा ये की है सिलेबस। फोर्थ पेपर, तो पहला आपको हेडिंग डालनी है सिलेबस में, है आपका, एक एक करके हम बारे में समझते हुए चलते हैं कि क्या क्या है ये सीन है इनका सिलेबस का। पहला सिलेबस का पार्ट जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है नीति शास्त्र, है ना, तथा मानवीय अंतर संबंध। अब इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है ना। ये सिलेबस क्या है, हमारा पहला टॉपिक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, सिलेबस में बताया था ना, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो चीजें क्या क्या लिखी हुई हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको एक मेन एक थोड़ा सा इंट्रो टाइप का दे देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो नीति शास्त्र का मतलब बच्चों ये हो गया, इथिक्स क्या होता है हम इसमें ये पढ़ेंगे। इथिक्स क्या होता है ना, मूल्य क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है इथिक्स, जैसे हमने गवर्नेंस पढ़ा था, तो गवर्नेंस से पहले पढ़ने वाला हमने ये पढ़ा था गवर्नेंस क्या होती है।
सेम हम पहली यूनिट है इथिक्स क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, इसमें ये आएगा इथिक्स और मूल्य में क्या अंतर होता है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर नीति शास्त्र। ठीक है, कुछ होते हैं मानवीय अंतर संबंध। तो मानवीय अंतर संबंध का मतलब ये होता है इथिक्स किस प्रकार से मानव से संबंधित रहता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इथिक्स का, इसमें हम पढ़ेंगे इथिक्स का एक व्यक्ति के अंदर कैसे विकास होता है। जब आप, अब इसे देखो सिंपल से समझो, जब आप घर पे रहते हो, अभी आप समझ लो छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो तो आपके घर परिवार वाले, आपकी मम्मी है ना, आपको समझाती हैं कि क्या करना चाहिए आपके जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। आपको बोलती हैं बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, है ना, उन्हें नमस्ते करनी चाहिए, इस तरह की बातें बोलते हैं ना। तो उसका क्या मतलब है, ये घर परिवार से आपके अंदर नैतिकता का विकास हो रहा है। आपको ये बात पता होगी, गरीब होते हैं उन्हें भीख दी जाती है, तो आपके घर वाले भीख देते हैं उन्हें, है ना। तो क्या होता है, ये भी आपके अंदर क्या है, एक वैल्यू का विकास हो रहा है, ठीक है, इथिक्स का विकास हो रहा है ना। तो ये चीजें आपको पता चलती है। फिर आप बड़े होते हो, आप घर स्कूल में जाते हो, स्कूल में जैसे जाते हो आपके अंदर कुछ नई चीजें का आपके टीचर सिखाते हैं, है ना। ये टीचर्स ये भी सिखाते हो, बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारी वैल्यूज का विकास होता है। कैसे कि आप, आपके दोस्त बनते हैं, तो उन दोस्तों के साथ दोस्ती कैसे करी जाती है, ये भी आपके अंदर एक वैल्यू का विकास होता है। अपने मित्रों को हमेशा उनकी मुसीबत के समय हमेशा मदद करनी चाहिए, ये भी एक इथिक्स हो गया ना, ये भी एक नैतिकता होगी। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, है ना। स्कूल हुआ, फिर स्कूल के बाद क्या बोलते हैं, हम और बाहर निकलते हैं तो और कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं ना। ठीक है, कुछ चीजें हम मीडिया से भी सीखते हैं, न्यूज़पेपर वाले हमें सिखाते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बुरी है ना। तो हम वहां से भी चीजों को पता चलते हैं। कुछ हमें दार्शनिक लोग सिखाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे तो उनके बारे में पता चलेगा आपको, गांधी जी के बारे में आपको पता चलेगा। तो वो हमें कुछ बात बताते हैं, अहिंसा हमें करनी चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हमें कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आपका एथिक्स में, इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देखो इस टॉपिक में हम लिखा भी है यहाँ पर, है ना, कि इसके निर्धारक इथिक्स को कौन कौन से चीजें निर्धारित करती है ना। तो ये बताया मैंने, तो ये चीजें आपका यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक, प्रशासक किस प्रकार से यहाँ पर हमें शिक्षा देते हैं, है ना। शैक्षणिक संस्थाएं, समाज, परिवार कैसे नीति शास्त्र का विकास करते हैं आप में, ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा पानी भर लेता हूँ, ये पता होना चाहिए आपको। मेरे से तो बोला नहीं जा रहा, कैसे बोलूंगा मैं 3 घंटे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा। ठीक है, मेहनत करो, तुम अभी पढ़ो, हिम्मत चाहिए बोलने के लिए भी 3 घंटे लगातार। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे अभिवृत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति अगला टॉपिक है हमारा, अभिवृत्ति। तुम बोर तो नहीं हो रहे बच्चों, ठीक है, बताओ जरा, है ना, बोर तो नहीं हो रहे, 7 दिन में आदत बन जाएगी। हमारा डायलॉग हम भी मार दिया, ठीक है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम्हारी एनर्जी मेरे अंदर एनर्जी देती है ना, अगर एनर्जी तुम्हारे अंदर रहेगी तो मेरे अंदर रहेगी, वरना खत्म है मामला, है ना। अभी जैसे यहाँ पे एक बच्चा कम होता है ना, जिससे पूछो कैसे एनर्जी डाउन हो जाती है, ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ समस्या हो गई क्या, है ना। तो ये सब होते हैं ना। ओके, ठीक है। अभिवृत्ति, देखो अभिवृत्ति क्या होती है ना, अभिवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। तो आपके यहाँ पर ऐसे एक शब्द बोलते हैं निगेटिव एटीट्यूड है ना, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप कहते हो ना जैसे निगेटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, नहीं, आप तो एक गलत सेंस में बोलते हो। क्या बोलते हो, यार ये व्यक्ति तो बड़ा एटीट्यूड में रहता है ना। तो वो एटीट्यूड से मतलब नहीं है यहाँ पे, जो जिस तरह से आप यूज करते हो ना, वो एटीट्यूड आप नहीं जानते हो, वो गलत शब्द यूज करते हो एटीट्यूड का। एटीट्यूड का असली मतलब क्या होता है, मैं आज आपको बताता हूँ क्या होता है एटीट्यूड का मतलब। देखो, किसी व्यक्ति का, है ना, ये एटीट्यूड हो सकता है, क्या एटीट्यूड, कि जो स्त्री होती हैं, महिला होती हैं, क्या औरतें हैं, बहुत ही कमजोर होती हैं, है ना।
कमजोर होती हैं, पैर की जूती होती हैं, इस तरह की भी मतलब क्या बोलते हैं सोसाइटी में अवधारणा लोगों के मन में बैठी हुई है। ठीक है, उनके मन में दिमाग में ये बात बैठी हुई है, क्या है कि स्त्री कमजोर होती है ना, कुछ काम नहीं कर सकती है ना जीवन में, इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो जिस व्यक्ति के मन में इस तरह की धारणा है, तो बताओ, तो वो अपनी माता का कभी सम्मान करता होगा? वो अपनी बहन का सम्मान करता होगा? वो अपनी आने वाली क्या बोलते हैं वाइफ का सम्मान करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो सोसाइटी में जहां पर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहां पर कुछ महिलाएं काम कर रही होगी, तो उनके प्रति भी वो कैसा है, कैसा एटीट्यूड रखेगा, कैसा व्यवहार रखेगा? नकारात्मक व्यवहार रखेगा ना, है ना। तो ये क्या होता है? एटीट्यूड होता है, ये निगेटिव एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति। ठीक है, तो यदि एटीट्यूड का मतलब ये हो गया एक आपकी एक ऐसी विषय, एक किसी विषय वस्तु के प्रति एक आपकी सोच, एक आपकी सोच जो आपके व्यवहार का निर्धारण कर रही है ना। एक हमारी सोच बनी कि क्या महिला कमजोर होती है, और उस कमजोर महिला होती है, ये हमारी सोच बनी किसके? विषय वस्तु यानी महिलाओं के प्रति। विषय वस्तु क्या होगी? महिला। सोच बनी हमारी कमजोर होती है, व्यवहार हम कैसा करेंगे उनके प्रति? नकारात्मक व्यवहार करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? ये एटीट्यूड हो गया, है ना। ये क्या हुआ? निगेटिव एटीट्यूड हुआ। अब हमारी आवश्यकता क्या होगी? इस निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर एटीट्यूड वाले सेक्शन में, कि क्या भाई इस एटीट्यूड को हम चेंज कैसे करेंगे। हम एटीट्यूड को चेंज ऐसे करेंगे कि भाई हम इससे एग्जांपल देंगे। क्या एग्जांपल देंगे? कि भाई आपका बात करो कौन यहाँ पर ओलंपिक के खेलों की बात करो, तो ओलंपिक खेल में पीवी सिंधु क्या बोलते हैं स्वर्ण पदक, वो रजत पदक लाई थी ना। तो यहाँ पर पुरुष तो ला भी नहीं पाए थे, वो लाई थी, है ना, रजत पदक। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया की महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप एग्जाम्पल दोगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं जो सिविल सर्विस में आने वाली महिलाएं हैं, यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा मतलब सिविल सर्विस में महिलाएं पास हो रही हैं, बॉयज क्या हो रहा है? पीछे है ना। तो ये सब बहुत सारे जब उसके सामने एग्जाम्पल दिए जाएंगे, तो उसके मन में जो निगेटिव सोच बनी हुई थी, वो निगेटिव सोच उसके मन में चेंज होगी। अब उसके मन में क्या होगी? नहीं यार, जो मेरे मन में सोच थी बिल्कुल गलत थी, वो बिल्कुल ही गलत सोच है, यानी महिलाएं बहुत आगे तक जा सकती हैं। और उसका परिणाम क्या होगा? वो उल्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वो अपनी माता के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, और अपनी जो बच्ची उसकी होगी उसके प्रति भी उसका एटीट्यूड चेंज होगा, है ना। ये एटीट्यूड चेंज होगा। तो ये हमारा क्या है? प्रशासन में हमारा यूज होगा। किस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, यदि हमारी पोस्टिंग किसी ऐसे दकियानूस समाज में हो जाती है जहां पर इस तरह की प्रतिसत्तात्मक भावनाएं हैं, तो उस भावना को हम कैसे चेंज करेंगे? तो यही हमारा क्या होगा? एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड चेंज होगा। इस तरह की चीजें हम कहां पर पढ़ेंगे? यहाँ पर एटीट्यूड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ पढ़ने वाली चीज नहीं, क्या है? सोचने वाली चीज है ना, है ना। और बस आपको क्या है? अभिव्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। और सिंपल से जितना भी कंटेंट मैं आपको दूंगा उसे आंसर राइटिंग के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये मेन कला है। ठीक है, तो बस उसके लिए है यहाँ पर जो कुछ है। फिर अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका यहाँ पर सिविल सेवा में अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। अगला पढ़ेंगे सिविल सेवा में अभिरुचि, सिविल सेवा में अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य, मतलब फंडामेंटल वैल्यू, बुनियादी मूल्य। ये हमारा टॉपिक होगा, सिविल सेवा में अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य, ये हमारा टॉपिक है। अभिरुचि का मतलब ये हो गया यहाँ पर एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड कैसा है ना। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब ये हो गया, देखो बच्चों, एप्टीट्यूड का मतलब होता है भविष्य की क्षमता ना, भविष्य की क्षमता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप अभी जैसे मान लो एक मैं हूं, अब मेरे संबंध में आप समझो या अपने संबंध में समझो, सब अपना आपको सोचो। ठीक है, क्या सोचो? इस तरह से सोचो, यदि आपको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, यदि आपको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, तो क्या आप एक अच्छे सिविल सेवक बन सकते हो? है ना, क्या आप अच्छे सिविल सेवक बन सकते हो? यदि आपका आंसर हाँ है, तो यानी इसका मतलब है आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है, वो अभिरुचि है ना। और अभिरुचि है, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर सिविल सेवा में जाने के लिए अभिरुचि नहीं है। तो अभिरुचि का मतलब ये होता है यदि आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाए
और उस ट्रेनिंग के बाद आप सिविल सेवक के रूप में या फिर जो भी आप काम किसी भी काम के लिए आप जा रहे हो वो आप काम करने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, ये है आपका अभिरुचि या एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड होता है, यानी कुछ क्षमताएं हैं, यहाँ पर कुछ क्षमताओं की बात की जाती है। कुछ क्षमताओं को यदि प्रशिक्षण में दे दिया, बदल दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद उस बंदे में क्या हो जाएगा, आपकी अभिरुचि डेवलप हो जाएगी, अभिरुचि डेवलप हो जाएगी। ये चेक होता है, मतलब कैसे होता है, जैसा जैसा इसमें देखो ये है ना, जैसे मान लो ये फॉर एग्जाम्पल ये है ना। अब देखो मेरे अंदर मैं ये अभिरुचि और बुनियादी मूल्य किस प्रकार से आपस में लिंकेज है, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर को। देखो जैसे बुनियादी मूल्य में क्या क्या आएंगे, जैसे इसमें लिखा है, जैसे इसमें लिखा है सत्यनिष्ठा होनी चाहिए आपके अंदर, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो क्या सत्यनिष्ठा, अभी आप फिलहाल के लिए ईमानदारी समझ लो, लेकिन ईमानदारी से कई गुना अलग है ये चीज, है ना। वो हम क्या होती है वो थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। निष्पक्षता, है ना, निष्पक्षता मतलब ये है कि आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जब भी प्रशासन में पहुंच जाओगे, पुलिस प्रशासन बन जाओगे, अगर मान लो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो अभी यहाँ पर हो रहा है धरना प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली बॉर्डर पे, है ना, पंजाब और हरियाणा के लोग हैं, है ना, पंजाब और हरियाणा के लोग हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे पुलिस भी है ना, पुलिस भी है। यदि पुलिस में पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग भी होंगे, है ना, पुलिस में पंजाब और हरियाणा के लोग भी होंगे। अब पुलिस प्रशासन में ये बोला जाता है कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर लाठीचार्ज करो, है ना, ये दंगा कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपायर पहले तो कर नहीं रहे, बहुत अच्छी तरह से आंदोलन हो रहा है, उसकी नो टेंशन, है ना, इस चीज पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करना मुझे, है ना। अगर मान लो इस तरह से मान लो पुलिस प्रशासन उन्हें दे दे आदेश, अभी बताओ हरियाणा और पंजाब के लोग होंगे, वो कैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं वहां पर हमला कर सकते, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं, नहीं करेंगे ना। तो उनके मन में कैसे हो सकता है, पक्षपात हो सकती है, ये तो अपने ही लोग हैं, हम क्यों यहाँ पर इन्हें मारे, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये सिविल सेवा के लिए एक बुनियादी मूल्य नहीं है, अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब है आपके अंदर फिर एप्टीट्यूड भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है। ठीक है, तो बुनियादी मूल्य आपके अंदर होने चाहिए। तो ये है निष्पक्षता, है ना, इन सबका यूज होता है हमारे यहाँ पर। और भी मूल्य हैं, जैसे मान लो गैर तरफदारी, सेम उसी तरह से वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी भी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा तो वरना बहुत सारी चीजों के बारे में बताता चला जाऊंगा तो एक ही क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब ये देखिए, है ना, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पण भाव का मतलब ये होता है बच्चों, है ना, कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है ना, आप पूरे एनर्जी के साथ काम करें। जैसे मैं हूं, मेरा डेडिकेशन 100% है आपको पढ़ाने के प्रति, ठीक है, तो सेम डेडिकेशन आपका सिविल सेवा के प्रति है या नहीं है, तो ये है इसका ना। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, है ना। इसके बेसिकली क्या होता है, इथिक्स के पेपर में आप एग्जाम्पल ज्यादा डालोगे, आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल डालोगे उतना आंसर आपका ज्यादा अच्छा होगा ना। तो एग्जाम्पल के साथ इसे लिंक करना है, कैसे क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, है ना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ है ना, घर आपके सड़क है, सड़क बनी हुई है ना, सड़क में अतिक्रमण कर रखा है, झुग्गी झोपड़ियों ने अतिक्रमण कर रखा है ना, गरीब लोग हैं। अब ऊपर से हटाने का तो आदेश आ गया है, उन्हें हटाना पड़ेगा, मजबूरी है ना, मजबूरी में हटाना पड़ेगा, लेकिन वो गरीब लोग जाएंगे कहाँ पर, है ना। तो ये भी तो मैटर फंसेगा ना। तो कमजोर वर्गों के प्रति यदि हमारे संवेदना नहीं होंगी तो उन्हें तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे अंधकार में, लेकिन नहीं, हम हमारी कोशिश ये रहेगी किसी एनजीओ के माध्यम से इन्हें कहीं पुनर्वास कर दिया जाए, या जो समाज के जो अमीर लोग हैं वहां पर उनका, अमीर लोगों के माध्यम से उनका कहीं ऐसी व्यवस्था या ठिकाना कर दिया जाए, है ना, तो आराम से रहेंगे वो। तो इस तरह की भी तो चीजें हो सकती है ना। तो ये चीजें हैं, तो हमारे जब तक इस तरह की हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी, सेंसिटिविटी नहीं आएगी गरीब लोगों के प्रति, तो कैसे काम होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब बुनियादी मूल्य है ना। और भी बुनियादी मूल्य है यहाँ पर, सहिष्णुता एवं करुणा, कंपैशन, है ना, सहिष्णुता, ये सब चीजें क्या होती है, टॉलरेंस क्या होता है ना, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसा सबका एग्जांपल देने लगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं हम इसके बारे में। फिर अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब है यहाँ पर, है ना, संवेगात्मक बुद्धि। इसे सिंपल सा लिखना है आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, है ना,
EI इमोशनल इंटेलिजेंस लिखना है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों थोड़ा बहुत सिलेबस? अभी देखो एक बच्चा कौन का हुआ है ना, समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, ओके ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर रहो, जाया मत करो, है ना। क्लास जैसे कहीं भी जाना हो ऐसे मोबाइल छोड़ कर चले जाओ, लेकिन बस रहो यहाँ पर, है ना। आगे फिर कौन जाएगा बताने। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्या होता है EI। EI का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब ये होता है, देखो सिंपल सा ही है। आप अगर मान लो मैं हूं, है ना, मैं हूं अभी पड़ोस में एक लड़का है जो अभी LTM बन गया है और मेरा नहीं हुआ है इस बार, है ना। अगर वो बंदा अगर वो बंदा वहां पर उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ है, तो क्या कर रहा है, या उल्टा करो, इस बार मेरा होगा उसका नहीं होगा, ठीक है। इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा खुशियां मनाने लगता हूँ उसके सामने। ठीक है, फोन आ रहा है मेरे पास, मैं हंस कर बोला हूँ मेरा तो हो गया, ये है वो है, मजा आ गया, ये है, इस तरह से ऐसे मेरे अंदर फीलिंग्स चलने लगी। अब जो सामने वाला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, उसका नहीं हुआ है, कितने दर्द में होगा, है ना। और ये आप उसके सामने खुशियां मना रहे हो, तो इसका मतलब है आप इमोशनली उसके इमोशन को नहीं समझ रहे हो, और उसके इमोशन को समझते हुए आप अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, है ना। तो यानी इसका मतलब है मैं इस केस में इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हूं। अब उल्टी कंडीशन हो गई, अब मैंने इथिक्स का भी पेपर पढ़ लिया, इमोशनल इंटेलिजेंट का पेपर पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया, मेरे अंदर आ गई इमोशनल इंटेलिजेंट। अब वो इसके बाद सिलेक्शन इसका होता है ना, इसका होता है। इस बार मैं एल्टम की वजह से मैं क्या बन गया हूँ, आपकी बार DM बन गया हूँ, और इसका नहीं हुआ है इस बार भी। क्या होगा इस बार, ये नहीं हुआ तो इसका, अब मैं थोड़ा सा फोन आएंगे तो मैं फोन को कर लूंगा साइलेंट, ठीक है, या फिर कर लूंगा स्विच ऑफ कर लूंगा। तो स्विच ऑफ करूंगा। इस लड़के को जो अभी मेरे पास में बैठा है, ये सब बताया जा रहा है इस तरह से यार, जो हो गया। कभी कभी भाग्य भी साथ देता है। भाग्य साथ देता है, कैसे साथ देता है, मैं अपनी मार्कशीट दिखाऊंगा। देखो मुझे एसए में 61 नंबर मिल गए, कभी 90 नंबर मिलते थे। अगर मेरे 30 नंबर मिल जाते तो मैं डिप्टी SP हो जाता, है ना। मुझे अभी यहाँ पर ज्योग्राफी या संस्कृत लिटरेचर लेता तो मैं उसी साल हो जाता। तो ये नसीब नसीब की बात होती है, सबका अपना अपना सीन होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इन फ्यूचर होगा, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, है ना। और तू कर रहा है तो कोई नई बात नहीं है भाई, आगे आगे तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। तो इस तरह की यदि फीलिंग्स आ रही है, इस तरह की भावनाएं आप कर रहे हो, उसके साथ कर रहे हो, उसके इमोशन को समझ रहे हो, उसके दुख को समझ रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। ठीक है, तो ये तो एक मैंने व्यवहार के स्तर पर बात करे बताई। अब एक वो बताओ, जो मैं आपको केस स्टडी बता रहा था कि एक मिड डे मील खाने में दोपहर के समय जो स्कूल में बच्चों को भोजन मिलता है, वहां पर खाने से 10 बच्चों की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब वहां के घर वाले आ रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत गुस्से में है। तो आप यदि उसके इमोशन को, उनके गुस्सों को नहीं समझोगे, उनकी प्रेरणा को नहीं समझोगे, वहां तो फिर कैसे आप प्रशासन को संभाल लोगे ना। तो उनके इमोशन को समझते हुए आपको प्रशासन में किस प्रकार से डिसीजन लेने हैं, इस तरह का नाम ही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो समझे होंगे, समझे बच्चों नहीं समझे, पहले ये बात बताओ मुझे, आप भी मेरे इमोशन को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कभी भी मत जाया करो ना। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, ओके, सब बढ़िया ना, ठीक है ना। बस आपके अंदर ना, अब आप आपको पता चलोगे, अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा असली सिविल सेवा की पढ़ाई क्या होती है ना। ना, असली आप ठाकुर द्वारा की जिंदगी, ये मैं भूल जाओ, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, है ना, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी बहुत आगे है। अभी आपके अंदर एक फीलिंग आएगी ना क्या होता है सिविल सर्वेंट, है ना। इस तरह की जब चीजें आपके सामने आएंगी तभी पता चलेगा। क्यों भाई प्रियांशु, बात सही है गलत है ना। बिल्कुल बात सही है। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अगला है आपका, ये समझा आपने, ये है इमोशनल इंटेलिजेंट। अब इसके बारे में बीच में बहुत सारी चीजें समझेंगे, क्या सा होता है, क्या होता है ये चीजें। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें अवधारणा, इसमें EI के क्या होते हैं, प्रशासन शासन व्यवस्था में उसकी अनुप्रयोग व अनुपयोगिता एवं प्रयोग, इमोशनल इंटेलिजेंस का हम गवर्नेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है शासन व्यवस्था, है ना। EI में लिखा जा रहा है शासन व्यवस्था में कैसे उपयोग करोगे, गवर्नेंस में हम कैसे उपयोग करोगे। इसलिए मैंने आपको पहले गवर्नेंस पढ़ाया है।
है ना। जब तक आप गवर्नेंस और इथिक्स मैंने साथ साथ पढ़ा है, जब तक आप गवर्नेंस की क्लासेस नहीं करोगे तो इथिक्स की क्लासेस समझ में नहीं आएगी। खैर एनीवे, अगला जो यूनिट है, भारत भारत तथा विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक दार्शनिकों का योगदान, है ना, फिलोसफरों का योगदान क्या है। नैतिक विचारक विचारक एंड दार्शनिकों का योगदान, ना। इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है ना कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, है ना, जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जितने भी हमारे यहाँ पर विचारक है ना, जिन्होंने हमारे यहाँ पर एक महान पुरुष है, भारत के भी और विदेशों के भी ना। विदेशों में भी जैसे मार्टिन लूथर का नाम पढ़ेंगे, अरस्तू का पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कांट आता है इस बार, जैसे मेरे वाले उसमें आया था कांट के बारे में ना। कांट जब मैं 18 का दे रहा था तो कांट के बारे में आया था, 19 में भी आया था, मैं भूल रहा हूँ क्या आया था, मेरी याद नहीं रहा, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ फिलोसफी हम पढ़ेंगे, है ना। सबके बारे में पूरा नहीं पढ़ना है ना। यूपीएससी में तो किसी भी प्रकार के फिलोसफी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यूपीएससी में, लेकिन यूपीपीसीएस में पढ़ने की जरूरत है। वो हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो यूपीएससी में कैसा पूछा जाता है, तो यूपीएससी में ऐसा पूछा जाता है, कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे। जैसे एक स्टेटमेंट ये दे दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट ये दे दिया, है ना। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्या, कि दूसरों के घर नहीं, जब अपने घर किसके हो, शीशे के हो, कांच के हो, तो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। स्टेटमेंट दे दिया ABCD, ठीक है। तो इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, ऐसे पूछता है। तो उसके लिए कोई थिंकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। या फिर आपको ये पूछ लिया जाए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, है ना, यदि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से संसाधनों का उपभोग करेगा तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, है ना। इस तरह का स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में। अब कैसा मूल्यांकन करा जाए, उसके लिए महात्मा गांधी को पढ़ने की कोई आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता नहीं थी ना। तो उस तरह से हम पढ़ेंगे कैसे क्या अपनी भाषा में लिखना होता है ना। तो कैसे हम लिखेंगे अपनी भाषा में, कैसे हम क्वेश्चन को डील करेंगे, इन सब चीजों में हम पढ़ेंगे ना। ओके, फिर हम बात करते हैं आगे की तरफ। अगला है आपका लोक अ, लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य एवं नीति शास्त्र। अब इसमें ये लिखना है, अगला आपको वो डालना है। अच्छा बच्चों, मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ आपसे, तो इतनी तेज जब मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज सही समझ में आ रही है या कम आ रही है, जितनी तेज मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल दिया, बोलता हूँ पहले, लेकिन अब कम बोल रहा हूँ, है ना। इतनी जोर से मैं बोल रहा हूँ, सही आवाज आ रही है ना, सही है ना। तो मैं बस थोड़ी कम है बट सही है, ठीक है ना, सही है, ओके। और देखो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं ये करा करूंगा, जो और क्लास है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है ना, गवर्नेंस की क्लास है, वहां पर भी थोड़ा सा कम बोला करूंगा। मुझे पता चल गया कि लास्ट वाली क्लास में फिर पंगा हो जाएगा, अगर लास्ट वाली क्लास में पंगा हो गया तो खत्म है फिर मामला। तो इसलिए उन वाली क्लास में थोड़ा आराम आराम से बोला करूंगा, है ना, ठीक है। अगला है वही आपका टॉपिक है, लोक प्रशासन में लोक प्रशासन में लिखो, वो लिख लो, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें बच्चों ये देखो, इसमें जैसे एक है कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। हल्का बोलने में समझ भी बेहतर आएगा, अच्छा, हाँ ठीक है, हल्का बोलने समझ भी बेहतर आएगा। तो अगला देखो, इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे, इसमें आएंगे देखो ये वाला टॉपिक, एक अगला टॉपिक भी वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपका, शासन व्यवस्था में ईमानदारी ईमानदारी
ना। इस ईमानदारी को यहाँ पर इंग्लिश में बोला जाएगा प्रोबिटी, ना प्रोबिटी। देखो ईमानदारी का मतलब एक होता है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ना ये सबका अलग अलग होता है। एक होता है ईमानदारी, ईमानदारी व्यक्तिगत जीवन में होती है, ठीक है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बोला जाता है प्रोबिटी, है ना। तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस वो एक अलग चीज हो गई। तो ये कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है ये आपका गवर्नेंस से लिंक होगा। यदि आपको गवर्नेंस अच्छी तरह से पता है तभी आपको पता होगा इथिक्स के बारे में, है ना। तो वो एक अलग मैटर हो जाएगा, वो गवर्नेंस में हम पढ़ेंगे। एनीवे देखो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जैसे इस वाले में आएंगे, नीचे वाले टॉपिक में आपको मैंने जैसे बताया आरटीआई के बारे में आएगा, सूचनाओं के आदान प्रदान में सूचनाओं का आदान प्रदान और पारदर्शिता, है ना। सेवा की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, सेवा की गुणवत्ता वो भी इस वाली बात है, ये किससे संबंधित हो गया, आपका गवर्नेंस से हो गया। लोक निधि, भ्रष्टाचार की चुनौती, ये सब ये होगा, है ना। जितना भी होगा पब्लिक सेवा क्या होती है, लोक सेवा क्या होती है ना, पब्लिक सर्विस क्या होती है, इस सब के बारे में आपको इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, गवर्नेंस ये भी आसान टॉपिक है। इसमें जैसे ये है एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसमें, है ना। इसमें ये है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग कैसे होती है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में फंडिंग होती है कैसे, एनजीओ के थ्रू फंडिंग होती है, मैंने बताया था। देखो जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी पता भी क्या होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी बहुत सारा ऐसा काम होता है जहां पर ना जो बड़े बड़े देश होते हैं ना बड़े परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं, देखो देखो जैसे कुंडनकुलम है, कुंडनकुलम है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर, एक है कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर है आपका तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में परमाणु रिएक्टर है, ये रिएक्टर बनाया है रूस ने। किसने बनाया है, रूस ने। रूस का दुश्मन पूरे विश्व में कौन है, अमेरिका, है ना। अमेरिका और रूस की एक तरह से दुश्मनी होती है। तो हमने एक बात नोटिस करी, जहां पर ये कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर था, वहां पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पर्यावरण के आधार पर कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इस वजह से कुंडनकुलम परियोजना का आप बंद कीजिए। कहाँ, तमिलनाडु में। अब हमने जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे, है ना, उनके उनके पैसे को देखा, इनका पैसा कहाँ से आ रहा है। इनका पैसा आ रहा था अमेरिका से। अमेरिका इन्हें फंडिंग कर रहा था कि आप इस चीज का विरोध प्रदर्शन करें और अमेरिका भारत में रूस का प्रभाव कम हो। तो अमेरिका फंडिंग कर रहा था, यहाँ पर देखो इधर भारत में रूस के प्रभाव को कम करने के लिए। तो नुकसान तो भारत का ही हो रहा था ना। भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, विद्युत के लिए भारत को एक ऊर्जा संसाधन की सख्त आवश्यकता है। यदि इस तरह की अंतर इंटरनेशनल फंडिंग होगी तो नुकसान तो भारत को ही होगा ना, है? तो भाई ये वाला बात हो रही थी तो गलत बात है ना। तो भाई इसे रोकने के लिए यहाँ पर इस तरह की चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पर। कुछ चीजें ये होती हैं कि भाई जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, देखो जैसे मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करना है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करना है, तो आप बोलोगे कि भाई रूल और जितने भी रेगुलेशन है उन्हें अच्छी तरह से करो, है ना, ये बोलोगे। और जितना भी आपके यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं, है ना, उनकी एक जवाबदेहिता तय की जाए, इस तरह की चीजें भी आप बोलोगे, है ना। और जवाबदेहिता तय की जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए, है ना, कि जिससे लोग आप भ्रष्टाचार ना करें, इस तरह की चीजें बोलोगे, साथ ही साथ बोलोगे। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये तो होंगी। इसके इसके साथ साथ क्या होता है, एक आपकी अंतरात्मा भी होती है ना। अंतरात्मा क्या होती है, अंतरात्मा मतलब अंदर से जो आवाज आती है। जैसे मान लो गिल्ट फील होता है, हम गलत कर रहे हैं, होता होगा सबको, गिल्ट कर रहे हैं, मैं इसके साथ यार कुछ गलत कर रहा हूँ भाई, अंदर से फीलिंग आ रही है ना। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज है ये हमारे टॉपिक में है। हम बताओ इस अंतरात्मा की आवाज को हम कैसे पढ़ेंगे, इसका यूज ही होता है, इसका यूज होगा केस स्टडी में ना। इसका यूज होगा केस स्टडी में, कैसे यूज होगा, इन सब जितनी भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये जितने भी मानवीय मूल्य पढ़ रहे हैं, इन सब का यूज हम पढ़ेंगे थ्योरी में पढ़ेंगे। अब वो थ्योरी में हम कैसे पढ़ेंगे वो हम एक बात की विषय वस्तु है, तो ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहना। इसके अलावा जैसे हमने जितने भी मूल्य होंगे, है ना, ये अब एक बार बताओ, देखो अंतरात्मा की आवाज देखो कैसे काम करती है, कैसे काम करिए। अगर मान लो यार कोई, वो बताओ आपके पास कोई एक ऐसा बहुत ही गरीब व्यक्ति टाइप का जो बेचारे हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, ठीक है, उसका
वो भीख मांग रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा, वो ये कह रहा है मुझे खाना खिला दो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे खाना खिला दो। ठीक है, अब आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, और आप क्या बोलते हैं, आगे निकल जाते हैं। आपकी अंतरात्मा की आवाज कहेगी यार मुझे खिलाना चाहिए था, है ना, मुझे खिलाना चाहिए था उसे, है ना। तो ये जो अंदर से वो आवाज निकल रही है ना, तो यही है अंतरात्मा की आवाज। अब कोई कोई बोलता है किसी के अंदर अंतरात्मा ही मर जाती है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। तो ये एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं हो सकती। अब है जवाबदेही तथा नैतिक नीति शास्त्र में नैतिक मूल्य का सुदृढ़ीकरण, कैसे क्या होगा, ये सब जो हमारे टॉपिक है ना, वो हम इसमें पढ़ेंगे। आप जब पढ़ोगे देख लेना, जो सिलेबस है मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको, ठीक है। और इन सब मैटर में हम केस स्टडी पढ़ेंगे इथिक्स के पेपर में। तो कुल मिलाकर हमारा इथिक्स के पेपर में हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, ये सब चीजें। यदि कुछ डाउट हो बच्चों इथिक्स के पेपर में, है ना, कुछ मैंने बताने की कोशिश करी क्या होता है इथिक्स का पेपर, तो इथिक्स का पेपर कुल मिलाकर क्या है, इथिक्स का पेपर है आपकी सोचने की क्षमता। मैंने बोला किताबों में एथिक्स नहीं मिलेगी आपको, आपको मिलेगी व्यवहार में एथिक्स मिलेगी। आप महसूस करोगे जब एक आप अपना आपको एक प्रशासनिक अधिकारी समझो, है ना, एक प्रशासनिक अधिकारी जो जिले में है ना, जो जिले में है, पूरा प्रशासन उसे संभालना है, उस प्रशासन को संभालते हुए कैसे चीजों को डील करना है, क्या करना है, इन सब चीजों का नाम ही है एथिक्स का पेपर ना। तो जितनी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, है ना, इकोनॉमी पढ़ी है, इन सब का यूज होगा आपका एथिक्स के पेपर में, है ना, टोटल मिला के। और कैसे हमें यूज करना है, क्या करना है, ये आप देखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों यही आज की क्लास थी, बताओ सब कुछ ठीक है या नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आया? ठीक है ना, ओके। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं और थोड़े बच्चों से बोलो कि क्लासेस में यार 10 की वजह से कम से कम 17 बच्चे एनरोल हैं, ये है ना, तो 10 देख रहे हैं तो कम से कम 15 बच्चे तो देखे हैं यहाँ पे क्लास ना। तो बोलो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे इमोशन को समझो ना आप, क्या मेरे इमोशंस हैं, है ना, उस इमोशन के अकॉर्डिंग आंसर वो करा करो काम, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू सबको भाई, है ना, है ना, तो जो भी हमारे साथ आज जुड़े ना, जितने भी लोग हैं, आदेश, अभिजीत, शुभम, विशाखा, अभय, वासिफा, है ना, सुमन, अभिजीत, प्रियांशु, आदेश, रजिया, है ना, जितने भी लोग आप सब जुड़े हुए हैं, पूनम ना, तो बस थैंक यू बच्चों सबको, आदेश, है ना, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, है ना। तो भाई जिसका नाम ना लिया हो सॉरी, किसी का नाम ना लिया हो तो ना, समझ में आ रहा है ना, बस हाँ, हम तो हमारी रणनीति कुछ इसी तरह से रहेगी, और आपको भी देखना कैसे हम धीरे धीरे डील करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम सेम जगह, और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ओके बाय।